कराची के लिए एक ऐसा मुकामी हुकूमत का निज़ाम जो कराची के अवाम को बाइख्तियार करे। सिंध के अंदर जो निज़ाम चल रहा है वो सिंध के अवाम को बाइख्तियार नहीं करता। सिंध के अवाम को बाइख्तियार करें। आइन का आर्टिकल 140A कहता है कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम मुकम्मल ही नहीं जब तक बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम ना हो। जो कानून पास कराया वो कानून क्या कहता है कि जो रईस इख्तियारात थे भी सिंध की मुकामी हुकूमतों के पास, कराची में कराची की हुकूमत के पास, वो भी इन्होंने छीन लिए। कराची के अवाम जिसको मुंतखब करके लेके आएंगे इस कानून के मुताबिक न वो उनको ट्रांसपोर्ट दे सकता है, न वो उनको सेहत दे सकता है, न उनको तालीम दे सकता है, न उनको पानी दे सकता है, न उनको साफ माहौल दे सकता है, न उनको नौकरियां दे सकता है। इस निज़ाम को हम मुस्तरद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, कहने को तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ताहम 74 साल तारीख़ में मुल्क में कभी भी जमहूरियत मुकम्मल नहीं हुई। कभी जमहूरियत का सर नहीं होता तो कभी उसके पाँव काट दिए जाते हैं। पिछले 13 साल से जमहूरी हुकूमतों का तसलसल है, लेकिन ये जमहूरी हुकूमतें जमहूरियत को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए तैयार नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बल्दियाती इदारे बहाल करने पड़ते हैं और अब अपनी मर्जी के बल्दियाती निज़ाम लाने की कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी है और आइंदा चंद दिनों में इसे पंजाब असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अपनी मर्जी का सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल 2021 मंजूर करा लिया है, जिस पर तनाज़ुर शुरू हो गया है। PTI, MQM और जमात इस्लामी ने इस तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने सूबाई गवर्नमेंट पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए ऐलान किया कि कराची और सिंध के अवाम के हुकूक के लिए मुहिम शुरू करेंगे। जमात इस्लामी ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ 1 दिसंबर से धरने का ऐलान कर दिया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि जब हम बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं तो ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है आपका। ये जो अब एक सिंध बल्दियाती बिल पर तनाज़े खड़ा हो गया है, आपके ख्याल में ये जो एतराज़ात मुखालफीन लगा रहे हैं, ये आपको लगता है ये दुरुस्त एतराज़ात है? बहुत सारे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो कराची वालों से शिकवा करते हैं कि आप लोग परवेज़ मुशर्रफ को इतना पसंद क्यों करते हो, वो तो डिक्टेटर था। तो परवेज़ मुशर्रफ को लोग बुनियादी तौर पे कराची में इसलिए पसंद करते हैं कि उसने बेख्तियार लोगों को इख्तियारात दिए थे। ये बल्दियाती निज़ाम होता क्या है कि वो अक़लियतें या माशरे के वो कमज़ोर तबका जो वफाक में नहीं पहुंच सकता, जो सूबाई हुकूमत नहीं बना सकता, वो कम से कम जो है वो कौंसलर की सतह पे अपने लोगों को मुंतखब करवा ले और उसके जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो उसके चलते रहें। लेकिन पीपल्स पार्टी का जुल्म देखें। इस शहर का इशू क्या था? इस शहर का इशू इख्तियारात ही थे ना, कि शहर में जो इतनी फसाद होते थे, सब बोलते शहर को इख्तियार दे दो। तो जो रह से इख्तियारात भी थे वो भी पीपल्स पार्टी ने जो है छीन लिए। अब जो मेयर होगा वो गटर मेयर खिलाएगा, इसके बाद अलावा उसको कोई इन्होंने जो है वो इख्तियार ही नहीं छोड़ा। आप देखिए कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो जुल्म कर रही हो और उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, और अंदाज़ा भी है शायद कि जुल्म के जो है वो नताइज क्या निकलेंगे। आप एक पूरी कौम को, एक 3 करोड़ की आबादी को, उससे आप सांस लेने का हक छीन रहे हो, उसके आपने हाथ पैर बांध दिए, उसको आप दीवार से लगा रहे हो, तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? उसका रिएक्शन फूल की शक्ल में नहीं आएगा। खुदा के वास्ते समझो इस बात को। मैं आर्मी चीफ से भी कहता हूँ, मैं DG रेंजर से भी कहता हूँ, मैं ISI के चीफ से भी कहता हूँ कि आप लोग ये कहते हो कि हमने शहर में अमन कायम किया, हम भी मानते हैं कि आपने शहर में अमन कायम किया, लेकिन पीपल्स पार्टी की पॉलिसियां तो आप देखें। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसियां हैं वो दहशतगर्द पैदा एक नाम भूल गए यार, की नर्सरियां बन रही हैं। फैसल साहब, उन नवाज शरीफ का नाम भूल गए अमन लाने में, जिसने सबको बाइख्तियार बनवाया। एक नाम ले लिया करें यार, कोई मसला नहीं है। सबको जरदारी समेत बिठाया ही नवाज शरीफ ने था। कराची में अमन तब आया था। आमिर साहब, ये कोई बात नहीं है, नाम ले लिया करें। पाकिस्तान के बका का ये मैं पाकिस्तान की सीरियस तरीन बात कर रहा हूँ, वरना आप लोग कराची में कुछ नहीं कर सके थे।
उसी MQM को भुगत रहे थे। अच्छा चले नवाज शरीफ का लिया नवाज शरीफ का नाम गया, आपको कुछ किया नवाज शरीफ का। देखिए इस शहर में आपने अमन कायम, तो आपने जो ऑपरेशन किया था, जो आपने शहर में अमन कायम किया था, क्या वो इसलिए किया था कि रेपा का पूरा सिंध जो है वो आसिफ ज़रदारी की जो है वो जाती रियासत बन जाए, ये पीपल्स पार्टी का पूरा सूबा जो है वो रजवाड़ा बन जाए, जहां से पीपल्स पार्टी का कानून चले, जो किसी आइन को ना माने, जो किसी कानून को नहीं माने, आप अपनी मर्जी के जो है वो कानून लाए चले जा रहे हो। इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। जब वो उन्होंने भी एक आम आदमी को जो है ना इख्तियारात दिए थे कि वो लोग जिंदा रह सके, वो सांस ले सके। ये तो जिंदा रहने का और सांस लेने का भी जो है वो हक छीन रहे। ये कैसी ताकत है, ये कैसी अददी कुव्वत है असेंबली के अंदर कि आप जो दिल चाहे कर लो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। आप कहते हो कि हमें आइन ने इख्तियार दिया, हमें कानून ने इख्तियार दिया। कौन सा ऐसा आइन है, कौन सा ऐसा कानून है जो इस बात का आपको इख्तियार देता है कि लोगों से आप जीने का हक छीन लो? कौन सा ऐसा, ये जो सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम हो गई है, ये फौजी डिक्टेटरशिप से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इस पॉलिसियों का जो रिएक्शन आ रहा है उस खुदा के वास्ते पूरा पाकिस्तान के लिए ये बहुत हसास मामला है। खुदा के वास्ते आप लोगों की बात इस्लामाबाद में, पंजाब में सुनी जाती है। खुदा के वास्ते इस बात को गौर करें। ये वक्त आएगा, ये तो राह भी नहीं कर सकती जो पीपल्स पार्टी शहर में कर रही है। इसकी पॉलिसियां तो राह से ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। तो ये अमन किस लिए आपने कायम किया था? इसलिए कायम किया था कि पीपल्स पार्टी या राह से ज्यादा खतरनाक पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट बना दे और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठे। तो ये बात आप जहन में एक आखिरी बात कर ले, इस पर कराची में जो सियासी जमातें हैं ना, वो इस बात पे गौर कर रही है कि हमने सियासत नहीं करनी। जब सियासी जमातें इस बात पे गौर करें ना, हमने सियासत नहीं करनी, तो इसका मतलब ये होता है उन्होंने तय कर लिया कि हमने जंग करनी है। जो कराची के हालात मुझे नजर आ रहे हैं ना, अल्लाह ताला इस रहम फरमाए, अगर रियासती इदारों ने अपनी आंखें नहीं खोली और रियासती इदारों ने फौरी तौर पर मुदाखलत नहीं की, तो जो कुछ होने जा रहा है वो अच्छा होने नहीं जा रहा। आमिर साहब, वो फैसल साहब की सब बातों से इत्तफाक है। कराची से गवादर तक एक ही आवाज़ है कि इख्तियार दो और लोगों को दो। रैली देख ली आज ख़वातीन की ग्वादर में हुई, और GOC जो वहाँ हैं ग्वादर में, उन्होंने जर्नलिस्टों की मौजूदगी में इजाज़त दे के कहा सबको कि आप ये पानी और बिजली का मसला हल करें CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन को, वरना हालात अगली गर्मी में और ख़राब होंगे। आप ख़तरनाक सिचुएशन कराची की बता रहे हैं, मैं आपको ग्वादर की बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है कराची की तरह, और वहाँ पे भी बहुत मुस्तकबिल वाबस्ता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे वज़ीर आज़म पढ़े एचिसन से और ऑक्सफोर्ड से, और हमें सूफीज़म पढ़ाना चाहते हैं। हर बंदे ने एक नया काम शुरू कर दिया हुआ है। मेरा ख्याल यह है कि हमें, मैं भी करूँगा, आप भी करें, कि जो PTI कराची में चाहती है, क्या वो पंजाब में कर रही है? क्या वो फेडरल गवर्नमेंट के 6 मील के एरिए में वही बल्दियाती निज़ाम ला रही है जो सिंध में चाहती है? ये सब हवाई बातें हैं। अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों पे जिम्मेदारी आ गई है। जो नए लॉ आ रहे हैं, क्या ये उसी तरह है जैसे इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में PTI ने जो उस वक्त के बल्दियाती इदारे तहरील करके एक नया लाया था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक ही ऑर्डर पे उड़ा दिया कि यह आपने गलत काम किया है। तो बिल्कुल जिम्मेदारियां सब पे आ रही हैं, क्योंकि अगला सवाल अदालतों का भी आ रहा है, क्योंकि अब अदालतों के ऊपर एक दबाव पब्लिक की तरफ से आ रहा है कि जनाब जब आप आज़ाद हैं और आप दावा करते हैं तो फिर आज़ादी का इजहार भी होना चाहिए। जो आम आदमी का मसला है, जब आप सियासी मसाइल फटाफट उठाते हैं तो आम आदमी के लिए ग्वादर पे नोटिस करें, आप कराची पे करें, आपको जो इशू नज़र आता है, अगर कराची का नस्ला टावर आप उठा सकते हैं तो आपको उन सब बराबरियों में जाना होगा जहां लोग तवक्को करते हैं कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि फिर इदारों पे उंगलियां उठती हैं। जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे कह देता है। अब मैं वो नहीं कहता जो लफ्ज़ फैसल साहब अक्सर कह देते होते हैं, लेकिन ये बात यही है कि इशूज़ के बुनियाद पे हमारे इदारों को करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट काम करे, ओके, वो शौकत अजीज सिद्दीकी थे तो उनका सब सुओ मोटो लेने का इख्तियार ज़्यादा बढ़ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट सुओ मोटो नहीं ले सकती, तो सुप्रीम कोर्ट तो लेना, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, वो पंजाब का हो, वो कैपिटल का इशू हो। अब आप मुझे बताएं कि ये जो 18वीं तरमीम पे हो रहा है, कैंटोनमेंट्स, क्लिफ्टन और ये सारे बोर्ड सारे पाकिस्तान में हैं, ये इंटरटेनमेंट और टैक्स जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये तो निकल गया उनके दायरे कार से। सिविल हुकूमतें क्यों नहीं मांगती कि जनाब ये म्यूनसिपल कमेटियों का इख्तियार है, किसी के पास मसला ही नहीं रहेगा कि पैसा है या नहीं है, ये ले वहाँ से इख्तियार, क्योंकि जवाब इन्हें देना पड़ता और पैसा इनके पास नहीं होता। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बल्दियात से मुंसलिक है। बिल्कुल ठीक बात है कि बाइख्तियार काउंसलर होगा,
कमेटियां होगी, लेकिन पंजाब पे आज मैं कुछ देख रहा था, चौधरी परवेज इलाही के तहफुजात सामने आ रहे थे कि वहां भी एका नहीं है एक्ट पे, वहां पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही मिट्टी का आदमी है, जमीन से उठा हुआ सियासतदान है, वो कोई बाहर से आके नहीं बैठा, उसको पता है कि रियलिटी क्या है। पंजाब का वजीर बल्दियात रहा है बहुत टाइम, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला को छोड़ दें, एक एक निटी-ग्रिटी का पता है कि काम कैसे होता है लोगों का। तो सुन के इन्हें चाहिए कि सारे सूबे और मरकज मिल के एक ऐसा बना ले बल्दियाती निज़ाम जो सबके लिए काबिल कबूल हो और आम आदमी का मसला हल करे। सही। अयाज साहब, वो दुआ कहते हैं कि वो जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें वोटों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है अब वोट तोलने भी शुरू कर देने चाहिए। ये खाली गिनने से, गिनती से मामला ठीक होने वाले नहीं है इस मुल्क में। पीटीआई बुलडोज कर रही होती है, मरकज़ में पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा शोर करती है कि ये देखें ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमसे मशवरा नहीं किया, हमारी इसमें तजावीज़ शामिल नहीं है। अपनी बारी आती है, पीपल्स पार्टी आराम से करके गुजर जाती है। उसकी वजह ये है सिंपल, पीपल्स पार्टी की तो कराची के हवाले से एक नज़र आती है उसकी कि जी कराची चूँकि वोट नहीं देता पीपल्स पार्टी को, इसलिए कराची के साथ ये क्या सिस्टम है। मतलब जब बात करते हैं फैसल, बिल्कुल हमें जमहूरियत बहुत पसंद है, जमहूरियत ही होनी चाहिए इस मुल्क में, लेकिन इतने दुखी दिल के साथ जब वो बात करते हैं कि इस जमहूरियत ने जब हर चीज़ छीन लेनी है उस शहर से, तो फिर वो क्या बात करेंगे, फिर वो मुशर्रफ को क्यों याद नहीं करेंगे, फिर कुछ लोग ज़िया उल हक को भी याद करेंगे। तो ये मसाइल हैं। हाँ, पंजाब के हवाले से चौधरी साहब के एतराज़ात बिल्कुल अपनी जगह मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि जी इसमें तहसील कहाँ गई, आपने तो सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए ना इसको। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि बेइंतहा प्रेशर था MNAs का, MPAs का। फाइनली चीफ मिनिस्टर गए प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी ये बल्दियाती निज़ाम नहीं चलेगा, आप खुदा के लिए इससे पीछे हट जाएं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे बताना पड़ा कि यही सिस्टम चलना है। और वो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर खुद तो नहीं गया था, वो प्रेशर ग्रुप्स ने भिजवाया था कि जाए, ये हमें काबिल कबूल नहीं, क्योंकि ये इख्तियारात अगर निचली सतह चले गए तो MNA MPA को कौन पूछेगा। अब हमारे यहाँ चूंकि वो फंड्स चाहिए होते हैं MNA MPAs को, वो इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो गटर MNA या गटर MPA भी उनसे कह दिया जाए तो कहेंगे नहीं फंड्स दे दें, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डेवोल्यूशन ऑफ पावर जब तक नहीं होगी ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, सच्ची बात है। जितनी मैंने पंजाब के हवाले से जो चीज़ें उसमें नकात देखे हैं वो बेहतरीन है अभी तक। जो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं ज़ाहिर है जो वो कर ली जाए तो मेरा ख्याल उससे बेहतर निज़ाम मुझे नज़र नहीं आ रहा इस वक्त, जो कि वाकई ऑन द फेस ऑफ इट जो मुझे पेपर्स में नज़र आ रहा है वो लग रहा है कि बेहतरीन चीज़ होगी। माज़रत के साथ एक ज़िमनी सवाल, तो फिर पूरे मुल्क में एक जैसा निज़ाम क्यों नहीं आ सकता? वो दुआ कैसे आएगा? मतलब वो 18th अमेंडमेंट में अभी तक उसके मसाइल हम हल नहीं कर सकते। ये जो 18th अमेंडमेंट है मतलब वो बहुत से मसाइल ऐसे अमेंडमेंट से पहले भी एक जैसा नहीं था, और तो हो ही नहीं सकता ना, से पहले भी एक जैसा नहीं था। बिल्कुल सूबे अपने अपनी मर्जी से करते हैं। मैंने भी तजवीज दी कि बिठा के कर लें, प्राइम मिनिस्टर बड़े हैं तो आ जाए मैदान में, बिठा लें सबको। ये नहीं होना किसी के साथ। बरान साहब ये तो होना ही नहीं है ना। वो मसाइल बैठ रहे होते तो ये जो मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के हैं वो भी तक लटके होते, अभी तक मसला ये हल हो चुका होता। वो नॉमिनेट करने के बाद उनको तैनात भी कर दिया जाता। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी अना में बंद है, कैद है, पीपल्स पार्टी ने चूंकि अपनी उनके पास सूबा है पूरा, वो इख्तियारात हैं उनके पास पूरे, इसलिए वो क्यों सुनेंगे किसी की। यही से गड़बड़ शुरू होती है। जो आपसे कह रहा हूँ ना कि अब गिनने की बजाय तोलना भी शुरू करने वोटों को तो शायद मामला ठीक हो जाए। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, एक तो हमें समझना चाहिए कि लेजिस्लेटर्स किस लिए होते हैं। लेजिस्लेटर्स चाहे वो नेशनल असम्बली में हो या प्रोविंशियल असम्बली में, वो कानून साजी करते हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करते हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर और लोकल गवर्नमेंट पावर का इसलिए बनाया गया था कि दे फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तहसील के रहने वाले हैं, यूनियन काउंसिल के रहने वाले हैं, उनको अपने मसाइल का भी पता है, अपने हल का भी पता है और हर एक को पर्सनली वो जानते भी हैं। अब जब इन लोगों से उनसे आप ले लेंगे डेथ के सर्टिफिकेट, पैदा होने के, डेथ के, एजुकेशन के, हेल्थ के, उसके बाद हॉस्पिटल आप ले लेंगे, तो उसके बाद मुझे ये बताइए रह क्या जाता है? सिर्फ गलियों की सफाई करना। सो डेवोल्यूशन पावर का बेसिक पर्पज ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए ऑनेस्टली आपने देखा कि मुशर्रफ के दौर में
सारे के सारे MNA और MP जाके डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बन गए, बिकॉज देन फंड वर कमिंग ओवर देयर, और वो सारी पावर्स उनके पास होती थी। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारा और सब किया। दरा सबसे बड़ा नुकसान 18th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करके वो अब सारे अपनी मर्जी चला रहा है, अपनी मर्जी के कानून साजी कर रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसको डिस्कशन भी नहीं करते असम्बली के अंदर। चाहे सेंटर की बात करें या आप अब सिंध गवर्नमेंट में जैसे हुआ है, कोई उनको ना बताया गया कि हमने पेश करना है, बिल करना है, ये हमारे नकात हैं, ये इनके रीजन हैं, डिस्कस कर लें, इसको हाईलाइट करें, थ्रेशोल्ड करें, डेलिब्रेशन करें, उसको बात कर लें, वो भी नहीं किया। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है। और सबसे ख़तरनाक इसके साथ जो आपने 18th अमेंडमेंट के साथ जो पहले अगर आपने देखा, जो मुझे सारे हमारे पैनल बेयर आउट करेंगे, पहले नेशनल पार्टीज होती थी, पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी थी, PMLN नेशनल पार्टी थी, कोई और पार्टी नेशनल पार्टी थी। अब क्या रह गया, सारी की सारी जो हैं वो रीजनल पार्टीज रह गई हैं, प्रोविंशियल पार्टीज रह गई हैं। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है फेडरल को कमजोर करने, फेडरेशन को कमजोर करने के लिए, क्योंकि इस तरह फिर वही आ जाएगा कि हर एक अपने सूबे की बात करेगा। सो आई थिंक इसके ऊपर रिकंसिडर करना चाहिए और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को प्लस जुडिशरी को इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, फाइंड अ सोल्यूशन। और चाहे अटॉर्नी जनरल को बुलाएं, रिस्पेक्टिव एडवोकेट जनरल को बुलाएं, डिस्कस करें कैसे इसको ठीक करना है। बट दिस सिचुएशन इज गेटिंग वेरी वर्स एंड इट इज नॉट गुड फॉर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इलियास साहब, लेकिन पूरे मुल्क में एक तरह का निज़ाम होना चाहिए, बल्दियाती निज़ाम, लेकिन वो हमेशा नहीं हो सका, क्योंकि जो गवर्नमेंट होगी वो अपने मुताबिक अपनी सहूलियात को देखते हुए करेगी। जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो कर रही इत्तेहादी, अब उस पर एहतजाज कर रहे हैं कि जी उनकी एक भी सुनी नहीं गई, गलत है, ये सिस्टम सही नहीं चल सकेगा। तो इसी तरह पंजाब में भी इत्तेहादियों ने आज अपनी तजावीज़ दे दी हैं। बिल्कुल इसको तहसील कौंसल वगैरह तक जाना चाहिए और इसके नीचे डिज़ोल्व करनी चाहिए, विलेज कौंसल वगैरह। ये तमाम जब फंड्स नीचे जाएंगे तो लोगों के अपने काम हो सकेंगे। तो ये बिल्कुल इसमें जैसे आज कहा गया है, उन्होंने एतराज़ लगाया, एक्ट को पास नहीं किया इसलिए कि तजवीज़ दे दी कि ये भी बीच में शामिल किया जाए। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें जब तक सबकी मुशावरत नहीं शामिल होगी, इसको बेहतर अंदाज से चलाने के लिए बेसिकली इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली इसी तरह है कि जो लोकल लोग हैं उनको लाया जाए और उनकी क्योंकि उनको समझ बूझ है, उनको एक डेवलपमेंट के काम जो है गली मोहल्ले तक जो और विलेज कौंसल जो इस तरह जो है, ये यूनियन कौंसल तक ये लोग बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे और लोगों की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी होगी। और ये अगर ये कर देते हैं, एक्ट पास हो जाता है, तो पंजाब में बलदियाती इंतखाबात अगले साल में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए अगर बलदियाती इंतखाबात के लिए इनको मुकम्मल तौर पर, अब ये गवर्नमेंट की ये है कि PTI की गवर्नमेंट ने 3 साल तो इलेक्शन को होने नहीं दिए, वो सारा सिस्टम ही बंद कर दिया था। इस तरह ये काम नहीं हो सके। और इसके देख लें आज लोग किस तरह यानी कि देख रहे हैं, ये इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कि जो बड़ी चीज़ें बन गई, आप कीमतें नहीं कंट्रोल कर सके, आप डेवलपमेंट के काम नहीं हो सके। तो ये सूरत हाल है, इसको करने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने की ये डायरेक्शन पर जो हो रहा है, इस काम को तेज़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो अब बैठे हुए इंतज़ार में कि ये करके दें एक्ट पास, तो ताकि हदबंदियाँ करें और इसके लिए इलेक्शन की तैयारियाँ करें। अगर ये नहीं करेंगे तो इसको डिले होगा, ये चौथा साल भी गुजर जाएगा इस काम को। सही जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल है वोटों की मुबैना खरीदारी, क्या इलेक्शन कमीशन इसे टेस्ट केस बना पाएगा या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मैं कुरान पाक में हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग को शेर को वोट दूंगी। यार बेटा वो ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, पीपल पार्टी के दफ्तर में बेइंतहा रश 2000 रुपया पर ID कार्ड पे मिल रहा, वोट बिक रहे हैं 2000 रुपये में। नाज़रीन, आजकल मुल्की सियासत में ऑडियो और वीडियो लीक्स की भरमार है। रोज़ाना की बुनियाद पर सियासी हरीफों की जानिब से कोई ना कोई ऑडियो या वीडियो लीक हो रही है। 5 दिसंबर को लाहौर के हल्का 133 के ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। PTI का उम्मीदवार मैदान से आउट हो चुका है। 2 पुराने हरीफों PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान इंतखाबी सियासत जारी है। सोशल मीडिया पर नई नई वीडियोज़ आ रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें वोट ख़रीदने और मुख्तलिफ मर्दों ख़वातीन से
कुरान मजीद पर हल्फ लेते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो पर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और एक दूसरे के उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। इन मुबैना वीडियोज़ पर PTI भी मैदान में आ गई और आवाम को बताने की कोशिश करी है कि ये दोनों जमातें इलेक्शन में धांधली चाहती हैं, इसलिए ये EVM की मुखालफत कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुबैना वीडियो का नोटिस ले लिया है और तहकीकात के लिए पैमरा, नादरा, कमिश्नर लाहौर और IG पुलिस को ख़त लिख दिया और 30 नवंबर तक मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, ये जो अब वोटों की मुबैना ख़रीदारी वीडियो जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो ले लिया है, तहकीकात का भी हो गया, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इसे टेस्ट केस बना पाएगा? ये मुतालबा है PTI का, चूँकि वो जो डस्का में उन्हें चोट लगी है ना और मुसलसल लगी जा रही है, तो वो ये मैं हमारे पैनल के कराची से एक्सपर्ट पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये उस पर बड़े दुखी दिल के साथ लंबी तकरीर कर लेंगे और इसमें से निकलना कुछ नहीं, सब चीज़ें उसकी वाज़ेह हो चुकी हैं। मैं बात करूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वीडियो ऑडियो की ही मुतलका आज सिंध हाई सवाल पे बात नहीं करना, जो असल सवाल थी जिसमें बाकायदा तौर पे सवाल था और वो ये चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि ये बताएं कि ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करता कौन था उस वक्त। बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था उनका। और फिर उन्होंने 8 दिसंबर को प्री एडमिशन नोटिस में बुला लिया अटार्नी जनरल को और साथ उन्होंने कहा मुतासरा फ्रीक क्यों नहीं आ रहे। ये एक सिचुएशन बन रही है सुओ मोटो की दूसरी तरह से और इसमें सिंध हाई कोर्ट बार के सदर ने 5 सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा जी व्हाट्सएप कॉल, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का बयान, जज अरशद मलिक की वीडियो, राना शमीम का बयान और साकिब निसार साहब की ऑडियो। ये अच्छा है कि चीज़ें अब आ रही हैं, तो क्वेश्चंस कोर्ट को ही संभालने हैं। इससे मफर बड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक और केस में मसला बन गया कि जजेस तकरीबन एक बेंच से केस दूसरे में गया तो पहले बेंच ने उठा लिया कि जनाब मेरे पास से केस गया कैसे है, सुबह लगाएं मेरे पास। अच्छी बात है कि बात हो रही है तो सब लोग आ रहे हैं मैदान में, हर बंदे को अपना अपना हिसाब किताब देना है कि जनाब सिर्फ हमसे ही पूछना है आपने, आप जो सबके लिए फाइनल ऑर्डर करते हैं तो फिर आपको भी जवाब देने होंगे। ठीक किया है जस्टिस अथर मिनल्ला ने, उनके साथ भी शुरू हुआ, उन्होंने उनकी जस्टिस मंसूर अली शाह की लंदन की एक वीडियो चला दी कि जनाब ये देखें नून लीग लंदन का सदर है। वो मंसूर अली शाह जो पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। यहाँ पे ये तमाशा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो ब्रेक मारनी होगी ना। सब ऑडियो वीडियो इन सब के फोरेंसिक होने चाहिए और फैसले आने चाहिए। सही है ब्रिगेडियर साहब। देखें ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है और इसके लिए जितना भी अफसोस किया जाए कम है। जिस तरीके से एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशन, वीडियोस, काउंटर वीडियोस, फिर उसके बाद ऑडियोज आनी शुरू हो गई हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड समवेयर। इसलिए एनफ इज़ एनफ, जुडिशरी को चाहिए कि इसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें और वाज़ेह नजर आए। ख़ास तौर पर सबसे बड़ा इस वक्त ऐसा जो है लिटमस टेस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि अगर उन्होंने नोटिस लिया है तो इसको टिल एंड पहुँचाए कि इस पर कौन कल्प्रेट है, क्या किसी ने जान के बनाई है या वाकई ये पिए गया। क्योंकि इसमें आई पर्सनली फील के 133 में जो है वो परवेज़ मरहूम मलिक की जो है आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी पोजीशन है और उन लोगों को ऐसी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये गलती की है तो ये बहुत बड़ी गलती है, उनकी अपनी कमज़ोरी है कि नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद या किसी और पीपल्स पार्टी ने की है क्योंकि PTI तो इसमें हिस्सा ही नहीं ले रही है। फिर वो जो हम ठप्पे की बात करते हैं, इलेक्शन जाली वोटों की बात करते हैं, मरे हुए लोगों की बात करते हैं, इसीलिए आप ज़्यादा तकवीत मिलेगी कि ये एक EVM इस्तेमाल करें और एक बाई इलेक्शन में सबसे पहले करें ताकि वहाँ टेस्ट कर लें इसमें क्या प्रॉब्लम होती हैं, उसके बाद हल निकालें। लेकिन जुडिशरी विल हैव टू टेक सर्टन एक्शन ताकि इसका मसला हल किया जाए। सही अयाज साहब। दुआ ये हमारे सिस्टम का हुस्न है विद इन कोर्ट्स। अब सिर्फ हम देख और सुन रहे हैं, ये होता आ रहा है, मुद्दत से होता रहा है। आप वो साबिक चीफ जस्टिस से लेके उस आम आदमी तक वो जो 2-2 हज़ार रुपये दे के वोट खरीद रहा है, ये हम सबको पता है। बेशुमार लोग हमें बताते हैं कि जी पैसे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि परवेज़ मलिक साहब की अहलिया बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन ये ब्रिगेडियर साहब भूल गए कि जरदारी साहब 3 दिन लाहौर में बैठ के गए। तो जब जरदारी साहब 3 दिन लाहौर में बैठ के गए तो उसके बाद तो हैरत नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारा दौर ज़रा डिफरेंट था, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ज़रूर होता था टेप रिकॉर्डर में,
लेकिन वो उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से आती थी कि वो सबको पता चल जाता था, इसलिए लोग खामोश हो जाते थे, रिकॉर्डिंग शुरू। ये स्मार्टफोन ने इतना आसान कर दिया चीज़ों को। एक एक चीज़ मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, जो भी किसी की ऑडियो आ रही है, किसी की वीडियो आ रही है। मरियम साहबा के हवाले से हम उन दिनों ये सारी चीज़ें सुनते रहे हैं, जब हम सिर्फ ऑडियो की शक्ल में हमारे पास दोबारा आ रही हैं। चीफ जस्टिस साहब जो साकिब निसार साहब हुआ करते थे, वो कौन कौन से रिमार्क्स उन्होंने नहीं दिए अपनी तकरीरों में, अपने उसमें केसेस में, हर जगह उनको बड़ा शौक था गुफ्तगू फरमाने का। तो मुझे तो किसी चीज़ पे हैरत नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन ने राजा परवेज अशरफ को 49,500 जुर्माना किया है खिलाफ वर्जी पे। ये 49,500 इतने बड़े सियासतदान के लिए क्या इशू है, जो प्राइम मिनिस्टर भी रहा हो। ये तो अगर साबित होता है आइदर वे, अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से बांट रहे हैं उनको डिस्क्वालीफाई करें, पीएमएलएन का है उसको करें। वैसे मुझे पीएमएलएन की वो जो है उस पर डाउट है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो शायद कहीं बनाई गई है, वो ठीक नहीं लग रही मुझे। सही, लेकिन फैसला तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को करना है। फैसल साहब, एक तो दुआ, पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप एक ज़ाब्ता अखलाक भी बनाएं कि जो सवाल आप पूछें जवाब भी लोग उसी का दें। ये नहीं कि हर आदमी या साफी भी जवाब कुछ भी देते हैं। बिल्कुल होना चाहिए ज़ाब्ता अखलाक। हाय हाय, और जवाब नहीं आ रहा तो मेरे ऊपर ही आ जाओ, मैंने तो इसीलिए कह दिया था। अच्छा सुने ये देखिए, ये जो याद कर लें, जो इंसान की या किसी पार्टी की जो फितरत होती है ना, या जो आदत होती है, वो कभी तब्दील नहीं हो सकती। इस हल्के में मुस्लिम लीग की ताकत का आलम यह है कि बाकायदा तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार वादे तौर पर नजर आ रहा है कि वो गलत फॉर्म फिल करके भाग गया है। ये इतनी ताकतवर है एक तरफ मुस्लिम लीग, लेकिन जो उसकी आदत है, जो उसकी फितरत है, वो नहीं जा रही उससे। कि ये जो जीती हुई सीट है उस पर भी इन्होंने वो काम करना है जो हमेशा से 30 साल से करते हुए आ रहे हैं। वो कर क्यों मजबूर है, अपनी आदत से, अपनी फितरत से जो है मजबूर है। ये जो याद साहब कह रहे हैं ना, हुस्न नहीं है, ये करायत है इस निज़ाम की। घिन आती है इस निज़ाम से, शायद किसी एक आध हमारे दोस्त को नहीं आती हो, करायत महसूस ना होती हो, लेकिन मजमूई तौर पे आवाम को घिन आती है। ये कोई बात है? आप डेटाई देखें, टाइम कम है, आप डेटाई देखें और इस पे कोई शर्मिंदा नहीं हो रहा। ये पूरे मुल्क का सिस्टम ये ऐसे चल रहा है। ये सिविलियन कराहत है तज्जिए में, फौजी डिक्टेटरशिप से ज्यादा खतरनाक है। देखिए, आपको आती है, आपको ज्यादा बेहतर नहीं आती, इसलिए आपको नहीं पता क्या है। जब आपको आ जाए तो फिर बताइए कराहत है, करायत है, आपको आती नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस हमारे सियासतदानों के असल चेहरे हैं जी। चलिए ठीक है, हमारी तो पेशीन को ही आपने ठीक साबित कर दी। इलियास साहब जी देखिए, ये हल्के में जो है कि पैसे देने के मामला के ये तो बिल्कुल आप जाके हल्के में रात के टाइम देखें, रश नज़र आएंगे आपको मुख्तलिफ दफातर के बाहर। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के पास जब सबूत इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, मुबैना तौर पर वीडियो आ गई हैं, अब इनको एक्शन लेना चाहिए, बजाय ये छोटे नोटिस करना, बुला के पेशियाँ करनी है। तो इस पर जल्दी फैसला करें ताकि इलेक्शन में 5 तारीख को इलेक्शन है, जू का तू सिलसिला जारी, इतना बड़ा हल्का है, उसमें मुख्तलिफ इलाकों में जो दफातर कायम है, तो उसमें देखना पड़ेगा इनको कि ये रोकने का, इस अमल को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्शन में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सारी कुछ हो रहा है। देख लें, इस तरह अभी नोटिफिकेशन किया है कि जनाब मुंतखब नुमाइंदे ना जाएँ, तो पहले तो उधर कंपेन चल रही थी, बल्कि उनकी कवरेज करने जाएँ तो वो मना करते हैं, कवरेज नहीं करने देते, ताकि ये है कि उनका रिकॉर्ड में ना आए। और इस वक्त हल्के में डोर टू डोर कंपेन अब पहले चल रही थी कि बुला के अपने दफ्तर में बुला रहे थे, इस तरह हल्कों में मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे, अब डोर टू डोर जा रहे हैं। इस सूरत हाल को इस वक्त कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो करेंगे तो फिर इसमें इलेक्शन में लड़ाई और फिर एक और केस बन जाएगा। और अब तो चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट तो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि कुछ करें इसके। बिल्कुल सही है जी, इलेक्शन को सख्त नोटिस लेना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल है, दुनिया में ओमिक्रॉन का फैलाव, गवर्नमेंट मुकाबले के लिए कितनी तैयार, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। ये इंतहाई ख़तरनाक एक वेरिएंट है, लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी मौसर होगी इसके दिफा के लिए। जो एक डोज लगवा चुके हैं, आप वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जाके आप अपनी दूसरी डोज ज़रूर लगवाएं।
नाज़रीन, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर दुनिया में हलचल मचा दी है। साउथ अफ्रीका में सामने आने वाला ये वेरिएंट अब तक कई मुल्कों में फैल चुका है, जिसके बाद मुतअद्दिद मुल्कों ने पाबंदियां दोबारा लगा दी हैं और अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। पाकिस्तान ने भी हांगकांग और 6 अफ्रीकी मुल्कों पर सफरी पाबंदी लगाई है। सिंध गवर्नमेंट ने ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र तमाम वैक्सीनेटेड अफराद के लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दे दी है। NCOC के सरबराह असद उमर ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसे पाकिस्तान आने से रोकना नामुमकिन है। ताहम इस वेरिएंट के ख़तरे को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल है, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ। दुनिया में अब ओमिक्रॉन का फैलाव जिस तरह से अब तेजी से फैल रहा है, आपके ख्याल में गवर्नमेंट मुकाबले के लिए तैयार है? जबरदस्त तैयारी कर ली गवर्नमेंट ने। आज वो एक्सपो सेंटर में बंद कर दिया, वो जहाँ वैक्सीनेशन लग रही थी। इससे अच्छी और तैयारी क्या हो सकती? खौफ हर दौर में बिकता रहा है, लेकिन इस दौर में जितना ज़्यादा बिकता है ना, ये कुछ नहीं होने वाला, कोई सीरियस इसको लेने की जरूरत नहीं है। पहले गुजर गए थे, ये भी गुजर जाए। जी फैसल साहब। फैसल साहब। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, दो बात यह कि आई स्टिल फील कि हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन, और उसके बाद ये बड़ा सीरियस किस्म का है। इसकी वैक्सीन के बारे में भी नई तहकीक भी शुरू हो गई है। बट आई थिंक NCOC ने एक बर वक्त एक्शन लिया है, जो बॉर्डर सील कर दिए, 6 मुल्कों की फ़्लाइटें बंद कर दी हैं, और लोगों को अवेयरनेस लेकर आएँ कि दोबारा एटलीस्ट मास्क, हैंड सैनिटाइजर की यूज़ करना शुरू कर दें, और साथ ही साथ बूस्टर भी जितनी जल्दी लग सके लोगों को, जो ख़ासतौर पर शहरी आबादी, गाँव की आबादी को इतना फिक्र नहीं होता, ये करें तो अल्लाह करेगा बेहतर हालात होंगे। बट देयर इज नो डाउट कि प्रिकॉशन, प्रोटेक्टिव मेजर मस्ट बी टेकन, और मीडिया पे भी लोगों को बताएं। आमिर साहब। कल गवर्नमेंट मेरा ख्याल है अनाउंस करने जा रही है बूस्टर शॉट, और वो हर तरह की वैक्सीन का होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके 6 महीने हो चुके हैं और उनको वैक्सीन का बूस्टर वैसे भी लगना था। तो इसके बाद अब ये तय हो गया है हमारी इत्तला के मुताबिक, और कल गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी मुख्तलिफ एजेस में कि वो आके जो भी वैक्सीन वो लगवाना चाहते हैं वो लगवाएं। सिंध गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया और आज फेडरल गवर्नमेंट पे हाथ रख दिया कि अब हमें दो, क्योंकि हमने मुफ्त लगानी है। तो जवाब आ रहा है कल। सही। इलियास साहब। देखें जी, इसके लिए SOPs पहले भी हैं, तो जो ये नई वेव आ रही है तो इसके लिए पहले ही हमें करना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट पर सख्ती करने की है, और इसी तरह जैसे ये मुख्तलिफ ममालिक से, जो अफ्रीकन ममालिक से भी इन्होंने की है पाबंदी, और सफरी पाबंदी। इसके अलावा जो भी हैं SOPs हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना, हाथ धोना, और इस तरह लोगों में दोबारा शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, और जो फासले रखना, ये इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी चाहिए और लोगों को खुद भी चाहिए कि अपने आप को बचाएं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर एक दफ़ा फिर मसले का शिकार। जी फैसल साहब। देखिए, ये असद उमर साहब को ये ख्वाब में दिखा है कि ख़तरनाक वेरिएंट है, तो उसका तो ज़ाहिर हमारे आपके पास कोई इलाज नहीं है। यही बात जो है वो डेल्टा वेरिएंट के वक्त कही गई थी, यही बात इंडियन वेरिएंट के वक्त कही गई थी। ख़तरनाक है या ख़तरनाक नहीं है, इसको चेक करने का साइंस की दुनिया में सिर्फ एक तरीक़ेकार है, जेन्युइन सीक्वेंसिंग। अगर ऐसी कोई जेन्युइन सीक्वेंसिंग हो गई है तो इसकी वो रिपोर्ट आवाम के सामने लेकर आए। बाकी साइंस की दुनिया में मफरूज़े ख्वाहिशात नहीं चलती, हवाई बातें नहीं करें। आप जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस की ज़बान में बात करें, और रिपोर्ट के मुताबिक, दलाइल के मुताबिक, मुस्तहकम शवाहिद के मुताबिक बात करें। ठीक है जी। बहरहाल जी, ये जाहिर है एहतियात जिस तरह बात है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात करनी चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए। मास्क तो वैसे भी लोगों का नहीं उतरा, क्योंकि स्मॉग की वजह से भी लोग काफ़ी एहतियात करते हैं। बहरहाल जितनी आप एहतियात करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, आप उतना महफूज रहेंगे। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।